जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग फिर स्टार्ट करने वाले इंडियन पॉलिटी का जो फोर्थ सीरीज़ आ रही है। ये इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज़ चल रही है उसका ये फोर्थ चैप्टर है। यहाँ पर फॉर द कंपटीशन एग्जाम, सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें कि ये बेनिफिट देगी आपको एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, बैंक एग्जाम अगर आपका है, यूपीएससी का भी है, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम भी हो रहा है तो आपको इसमें इंपॉर्टेंस ये क्वेश्चंस देंगे। रेलवे के एग्जाम में चाहे एसएससी का हो, चाहे जितने भी कंपटीशन एग्जाम हो, पॉलिटी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट उसमें योगदान देता है। मतलब पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। सो इसके क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको हर एक एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे कितने कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, है ना। सो आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। सॉरी, क्वेश्चन नंबर हमारा बढ़ गया है। 100 क्वेश्चन हमारे यहाँ तक हो चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 4 की सीरीज़ है, ये फोर्थ चैप्टर हमारा आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर वन समझिए जिसको, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको बताना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको अपॉइंट नहीं करते हैं। इसमें से जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूँ यहाँ पे। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनको क्या अपॉइंट नहीं करते प्रेसिडेंट यहाँ पे। और आपको बताना है यहाँ पर द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट नहीं करते क्या। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है हमारा स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, क्या स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को नहीं करते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन है हमारा कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको कैग भी बोलते हैं, सी ए जी कैग, है ना। सो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पे, जल्दी बताइए, आपके पास टाइम है 30 सेकंड का। आंसर है आपका बी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट नहीं करता है। कौन नहीं अपॉइंट करता है यहाँ पर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट नहीं करते, क्योंकि इनको कमेटी, कैबिनेट कमिटीज अपॉइंट करती है ना। सो आगे बढ़ते हैं। हमारा द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट ड्राइव पावर फ्रॉम, मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो पावर है वो कहाँ से लेती है, कौन कौन उनको पावर देता है काम करने का ना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है पावर। द सेकंड ऑप्शन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पावर देते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो पावर देते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो पार्लियामेंट होती है इंडिया की, वो पावर देती है क्या स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को काम करने के लिए। कि द प्राइम मिनिस्टर पावर देते हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को काम करने के लिए, या तो प्रेसिडेंट देते हैं या तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पावर देता है। कौन पावर देते हैं आपको यहाँ पे बताना है। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर कौन देता है काम करने के लिए, कहाँ से पावर ड्राइव करते हैं ये लोग। तो इसका आंसर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है पावर प्रोवाइड करवाता है स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी काम करने के लिए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर से भी बड़ा है, प्रेसिडेंट से बड़ा है, पार्लियामेंट से बड़ा कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे बड़ा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है ना। अगला क्वेश्चन है, द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट इज, फंडामेंटल राइट के गार्जियन कौन है, मतलब कौन इसको रखवाली करता है, कहने का मतलब कौन उसको सिक्योर करता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कौन, किसके पास आप जाइए। तो अगर फंडामेंटल राइट आपका ब्रीच हो रहा है, मतलब फंडामेंटल राइट आपको का हनन किया जा रहा है, तो आप किसके पास जाएंगे, कौन आपकी मदद करेगा जो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करे आपके लिए। सो यहाँ पर पहला ऑप्शन है जुडिशरी, सेकंड ऑप्शन है एग्जीक्यूटिव, थर्ड ऑप्शन है पार्लियामेंट, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जुडिशरी का सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि जुडिशरी का काम क्या होता है। जुडिशरी हमारा मेनली फोकस करती है, जैसे कि आपको कोर्ट, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, जितने भी कोर्ट्स हैं, जितने भी मतलब लॉ, उस तरीके से लॉ को मैनेज करने का काम कौन करता है, हमारा जुडिशरी का काम होता है ना। एग्जीक्यूटिव का मेन काम होता है जैसे कि उसमें पूरी गवर्नमेंट का काम हो जाता है, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, अपना जितने भी मिनिस्टर किसके अंदर आ जाते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव के अंदर, है ना। फिर आते हैं हमारे क्या, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का काम क्या होता है, पार्लियामेंट में दो सेक्शन होते हैं हमारे, एक होता है लोकसभा और एक होता है क्या हमारा सदन होते हैं। एक लोकसभा होता है, क्या होता है राज्यसभा। राज्यसभा हमारा कौन सा है, राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा को क्या बोलते हैं हम लोग, लोअर हाउस। राज्यसभा का काम क्या होता है, परमानेंट होती है। लोकसभा हर 5 ईयर में क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। क्यों, क्योंकि लोकसभा में इलेक्शंस होते हैं ना। सो यहाँ पर हम लोग अभी फंडामेंटल राइट के बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल राइट के कौन प्रोटेक्ट करता है हमारा, तो फंडामेंटल राइट हमारे प्रोटेक्ट कौन करते हैं, हमारी जुडिशरी। जुडिशरी का काम क्या होता है, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गिव हिज रेजिग्नेशन टू, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है राइट करने में ना, रेजिग्नेशन टू लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अपना जज जो अपना जो त्याग पत्र है वो किसको देता है यहाँ पर, है ना।
सो यहाँ पे बताना है आपको, द चीफ जस्टिस को देता है, चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया होते हैं उनको देता है, द प्राइम मिनिस्टर को देते हैं, द प्रेसिडेंट को देते हैं, या फिर लॉ मिनिस्टर को देते हैं। जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस होते हैं वो तो अलग होते हैं, जो जज होते हैं वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, वो जो अपना रेजिग्नेशन जो है ना, जो इस्तीफा है, त्याग पत्र जो है, वो किसको देते हैं यहाँ पर, चीफ जस्टिस को देते हैं, द प्रेसिडेंट को देते हैं, या तो प्राइम मिनिस्टर को देते हैं, या तो लॉ मिनिस्टर को देते हैं। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताइए हमारे यहाँ पर लॉ मिनिस्टर कौन है अभी एट प्रेजेंट में, हमारे यहाँ पर लॉ मिनिस्टर कौन है। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉ मिनिस्टर कौन है बताइए आप कमेंट बॉक्स में। आपका आंसर यहाँ पर है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को कौन देगा यहाँ पर इस्तीफा, हमारे जो भी जज होंगे वो किसको इस्तीफा देंगे, प्रेसिडेंट को इस्तीफा देंगे, है ना, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एज के बारे में बताया, मतलब अपर एज कितनी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज की, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जज की अपर एज कितनी होती है यहाँ पर बताना है आपको। व्हाट इज द अपर एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। आंसर हमारा 65 ईयर। 65 ईयर ऑफ द एज होती है, मतलब अपर एज होती है किसकी, जज की। अच्छा, आपको एक और क्वेश्चन आपका, यूपीएससी की जो मेंबर है उसकी अपर एज कितनी होती है, उनकी जो अपर एज होती है वो कितनी होती है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर की जो सीरीज़ थी अभी उनमें मैंने करा चुका हूँ। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप जाके सीरीज़ को देख सकते हैं ना। सो यहाँ पे आपको बताना है कि अपर एज ऑफ दी यूपीएससी कितनी, यूपीएससी के जो कमीशन के जो हेड होते हैं उनकी अपर एज कितनी है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर, राज्यसभा, व्हाट इज द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। जो राज्यसभा के मेंबर है उनकी टर्म कितनी होती है यहाँ पर, है ना। वैसे तो 1/3 मेंबर हर 2 साल में यहाँ पर क्या हो जाते हैं हमारे, हर 2 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं, बट राज्यसभा एक ऐसी सभा है जहाँ पर कभी डिजॉल्व नहीं होती है ना। लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको भी एक्सप्लेन किया है कि लोकसभा हर 5 साल में डिजॉल्व हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हर 5 साल में इलेक्शन करवाए जाते हैं। अच्छा, एक और बात बताइए कि यहाँ पर लोकसभा में कितने नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं और राज्यसभा में कितने नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ना, जो नॉमिनेटेड करे जाते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में इसका आंसर आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपका राज्यसभा का जो टर्म है वो कब खत्म हो जाता है, राज्यसभा का टर्म कब खत्म होता है यहाँ पर, 6 ईयर का। जो मेंबर्स होते हैं उनके 6 ईयर की इनका टर्म होता है ना, 6 साल में आपको रिटायरमेंट लेना होता है, बट हर 1/3 मेंबर हर 2 ईयर्स में वहाँ पर रिटायरमेंट हो जाते हैं। मतलब जिसका टर्म 6 ईयर का कंप्लीट हो गया वो हर दूसरे साल में रिटायरमेंट हो जाता है, फिर नए मेंबर्स आते जाते हैं वहाँ पे ना, 1/3 मेंबर। सो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम इज। जो रिस्पेक्ट होती है, जो सम्मान होता है नेशनल फ्लैग का और नेशनल एंथम, वो किसके अंदर पे आता है ना। द फंडामेंटल राइट ऑफ द एवरी सिटीजन, क्या है ये फंडामेंटल राइट है सब सिटीजन के। सेकेंड है आपका फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, क्या ये फंडामेंटल ड्यूटी है, सबका अधिकार है हमारा। या अधिकार मतलब क्या था, फंडामेंटल राइट किया तो आपको ड्यूटी दी गई है कि फंडामेंटल ड्यूटी की आपको कर्तव्य निभाना है ना। सेकंड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, क्या ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। फोर्थ है ऑर्डिनरी ड्यूटी फॉर द सिटीजन, क्या ये आम मतलब ऐसी सिटीजन को मतलब करना चाहिए, ऑर्डिनरी ड्यूटी है। तो इसका आंसर आप बताइए, क्या आंसर हो सकता है इसका, दिमाग लगाइए। द रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम इज, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का की रिस्पेक्ट किस चीज़ में आती है हमारी, मतलब क्या फंडामेंटल राइट में आता है, या तो फंडामेंटल ड्यूटी में आता है, तो डीपीएसपी में आता है, तो ऑर्डिनरी ड्यूटी है। आपका क्या आंसर होना चाहिए, आपके साथ दिमाग लगाइए आप पहले तो। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ये हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है फॉर एवरी ऑफ एवरी सिटीजन। मतलब हमारा सब सिटीजन का एक मतलब फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हमें नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना चाहिए, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना चाहिए, जितने भी हमारे मतलब मॉन्यूमेंट है उसकी हमारे को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सब कुछ यहाँ पर रिस्पेक्ट करना चाहिए ना। नेशनल फ्लैग को नीचे नहीं फेंकना चाहिए, तो रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और जो भी अभी जो भी जाने वाला है, मतलब जहाँ भी आप एग्ज़ाम क्लियर करके जाओगे वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए नेशनल फ्लैग की, है ना। सो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ दी। आर्टिकल 30 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किसके साथ में डील करते हैं यहाँ पे। सो पहला आपका है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस। सेकेंड ऑप्शन है आपका राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन, क्या रिलीजन को बढ़ाने का काम करता है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, क्या राइट माइनॉरिटी को राइट मिलता है कि अपना एजुकेशनल को इस्टेब्लिश करे और मैनेज करे।
एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट होता है उसको माइनॉरिटीज़ को राइट मिलता है क्या, एजुकेशनल और सॉरी एजुकेशनल को इस्टेब्लिश करना और मेंटेन करने का राइट मिलता है क्या। अगला है डी हमारा कल्चर एंड एजुकेशनल राइट फॉर ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी, क्या कल्चर और एजुकेशनल राइट मिलते हैं क्या मेजोरिटी यूनिटी को। बताइए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 30 में आता है, कौन सा आर्टिकल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फ्रीडम ऑफ कॉन्सियसनेस है क्या यहाँ पे, कंसाइंस है क्या, सॉरी फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है क्या यहाँ पे। कंसाइंस का आपको कंसाइंस का मतलब होता है अंतर्मन की जो आवाज़ जो होती है उसको हम कंसाइंस बोलते हैं ना। आंसर क्या है आपका, जल्दी से आप आंसर में बताइएगा। और आंसर क्या है आपका यहाँ पर, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आर्टिकल 30 जो है वो राइट देता है किसको, माइनॉरिटीज़ को क्या करने के लिए, इस्टेब्लिश और मैनेज करने के लिए क्या, उनका एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट होता है। जैसे कि आपने बहुत सारे माइनॉरिटीज़ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देखे होंगे, उनको राइट देता है, आर्टिकल 30 उनको क्या देता है, राइट प्रोवाइड करवाता है ना। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 7th शेड्यूल इंडियन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो क्या बोलता है आपको, 7th शेड्यूल क्या बोलता है। यहाँ पर ऑप्शन है आपका फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन फॉर, क्या आपको ओथ एंड अफर्मेशन दिलाने का काम करता है। सेकंड है आपका लैंग्वेज ऑर्गेनाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है 7th शेड्यूल में आपको लैंग्वेज रखी गई है। थर्ड ऑप्शन है आपका डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इन टर्म्स ऑफ लिस्ट, क्या यूनियन और स्टेट की पावर डिवाइड कर दी गई है लिस्ट के थ्रू, लिस्ट के टर्म्स में। फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस, मतलब आपको बताना है कि यहाँ पर 7th शेड्यूल में क्या रखा गया है। यहाँ पर लैंग्वेज आती है क्या 7th शेड्यूल में, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन और स्टेट आता है क्या यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ लिस्ट होती है, कौन कौन सी लिस्ट होती है, मैंने 3 लिस्ट आपको बताई थी। स्टेट लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। स्टेट लिस्ट में बहुत सारे जो मैटर्स होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो डील करती है, कौन डील करता है, स्टेट की गवर्नमेंट डील करती है। जो हमारे यूनियन में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो कौन डील करता है, यूनियन की गवर्नमेंट करती है। और जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है, जैसे कॉन्करेंट लिस्ट में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि आपका एजुकेशन हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाता है ना। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, हेल्थ सेक्टर हमारा स्टेट का हो गया, और बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, सिक्योरिटी हमारा आता है। तो बहुत सारे जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो कौन कंप्लीट करता है, हमारा स्टेट का कॉन्करेंट लिस्ट होता है ना, जो दोनों मिलके पावर को जो अपना शेयर करते हैं, वो कौन करता है, हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाता है ना। सो आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइएगा, कौन सा यहाँ पर 7th शेड्यूल में आते हैं यहाँ पर ना। चलिए मैं आंसर बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आंसर है इसका डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इन टर्म्स ऑफ लिस्ट। यहाँ पर यूनियन स्टेट की पावर, यूनियन की पावर किस में डिवाइड कर दी गई है, डिवीज़न किया गया है किसकी पावर को, यहाँ पर 7th शेड्यूल के अंदर रखा गया है ना। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसका यहाँ पे आएगा स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन सेम बनेगा पर ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट कौन से शेड्यूल में आती है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 7th शेड्यूल में है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। राइट टू लाइवलीहुड इज एन इंटीग्रल फैक्ट से, सॉरी यहाँ पे ना, ऑफ द राइट टू लाइफ, क्या राइट टू लाइवलीहुड हमारा इंटीग्रल फैक्ट नहीं है कि इसमें राइट टू लाइफ का। नेचुरल जस्टिस इज इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 21, क्या नेचुरल जस्टिस नहीं है आर्टिकल 21 का में। द राइट टू लाइफ इंक्लूडिंग द राइट टू हेल्थ, राइट टू लाइफ का इंक्लूड नहीं है राइट टू हेल्थ में। राइट टू गो अब्रॉड इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, क्या राइट टू गो अब्रॉड हमारा क्या फंडामेंटल राइट नहीं, बाहर जाने का हमको अधिकार नहीं दिया गया है अंडर आर्टिकल 21 में। सो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, जल्दी बताइए। राइट टू लाइवलीहुड होना चाहिए क्या, नहीं, राइट टू लाइवलीहुड हमारा सही आंसर है। हमारा जो हमको राइट टू लाइफ में के अंदर रखा गया है, नेचुरल जस्टिस भी हमारा आंसर सही है यहाँ पर, जो आर्टिकल 21 में रखा गया है। राइट टू लाइफ इंक्लूडेड द राइट टू हेल्थ हमारा, हाँ राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू हेल्थ भी आता है। राइट टू गो अब्रॉड इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, हाँ यहाँ पे गलत है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी क्या बोला गया है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ना। यहाँ भी नोट लगाया और यहाँ भी नोट लगाया, कंफ्यूज करने के लिए इन्हें क्वेश्चन ऐसा बनाया गया है जो आपको कंफ्यूज कर देगा। राइट टू गो अब्रॉड इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, हमारा हमें अधिकार दिया गया है कि हम अब्रॉड जाए, राइट टू गो टू अब्रॉड होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने इज़ नॉट लगाकर यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न कर दिया गया है। इज़ नॉट ने जैसे ही लगाया हमें कन्फ्यूज़ करने के लिए इज़ नॉट यहाँ पर लगा दिया गया है, ताकि आप कन्फ्यूज़ हो जाए और यहाँ पर
प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए आपके साथ में ना, यहाँ पे इज नॉट नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं आंसर इसका क्या है। राइट टू गो अब्रॉड इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, याद रहेगा, राइट टू गो आपको अधिकार दिया गया है बाहर जाने का, है ना, फंडामेंटल राइट आपका, आप बाहर जा सकते हो इंडिया के। एबॉलिशिंग ऑफ टाइटल कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 और आर्टिकल 19। यहाँ पे आपको बताना है हमारा एबॉलिशिंग ऑफ जो टाइटल है आर्टिकल कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। आर्टिकल 15 के अंदर आता है, आर्टिकल 17 के अंदर आता है हमारा, आर्टिकल 18 के अंदर आता है, या तो आर्टिकल 19 के अंदर आता है। कौन से आर्टिकल के अंदर हमारा फंडामेंटल राइट आता है यहाँ पर? इसका आंसर है हमारा आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 जो है हमारा किसके अंदर आता है? हमारा फंडामेंटल राइट के अंदर क्या आता है हमारा? आर्टिकल 18, है ना। आर्टिकल 18 बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रख लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कम अंडर विच ग्रुप ऑफ आर्टिकल? कौन से ग्रुप ऑफ आर्टिकल के अंदर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? जल्दी से बताइए। आर्टिकल 25 से 28 के अंदर आता है क्या? आर्टिकल 23 से 24 के अंदर आता है क्या? आर्टिकल 14 से 18 के अंदर पे आता है क्या? या तो आर्टिकल 29 से 30 के अंदर आता है क्या? कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब अगर आपके खिलाफ कोई अत्याचार हो रहा है तो कौन सा आर्टिकल के अंदर आएगा? आंसर है इसका, क्या आंसर है हमारा? आर्टिकल 23 से लेकर 24 के अंदर। ठीक है, मैं आपको आर्टिकल 23 का एक्सप्लेनेशन देता हूँ यहाँ पे। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग एंड फोर्स लेबर। आपको फोर्स लेबर और ह्यूमन बींग्स को जो प्रोहिबिशन करते हैं उनको, सॉरी, ट्रैफिक मतलब करना, किसका अत्याचार करना है ना, और फोर्स लेबर आपको जानबूझकर लेबर के काम में लगा देना है, या तो आपका काम मर्जी नहीं तो भी आपको काम कर दें लगा देना, तो उसका अगेंस्ट कौन सा आर्टिकल आपको यहाँ पर राइट देता है? आर्टिकल 23 देता है ना। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, मतलब जो यहाँ पर आर्टिकल 24 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन है, मतलब आपको मना कर दिया गया का जो चिल्ड्रन होते हैं उनको, मतलब जिसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, जो हार्मफुल फैक्ट्रीज होती है, उसमें काम करने की चिल्ड्रन को मना किया गया है, जिसकी एज है 6 to 14 ईयर, है ना। 6 to 14 ईयर एज ऑफ द चिल्ड्रन को अलाउ नहीं है फैक्ट्री में काम करना। ठीक है, जिसको कौन सा आर्टिकल इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है? आर्टिकल 24, 23 और 24, है ना। किसी को आप फोर्स लेबर नहीं बना सकते और किसी को बच्चे को आप काम पे नहीं रख सकते। ठीक है, अगला देखते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम अंडर विच ग्रुप ऑफ आर्टिकल? देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि जो आर्टिकल्स होते हैं, कुछ आर्टिकल जो होते हैं फंडामेंटल राइट के, बहुत ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझ जाओगे तो आपको फ्यूचर में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और आपको पता होगा कि हमारे राइट्स कहाँ पर हमारे राइट्स हैं, हमारे यूज़ लेने हैं और कहाँ पर नहीं लेने हैं ना। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम अंडर विच ग्रुप ऑफ आर्टिकल? जो राइट टू फ्रीडम है वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, यहाँ पे आपको बताना है। आर्टिकल 23 से 24 के अंदर आता है क्या? आर्टिकल 19 से 22 के अंदर आता है क्या? आर्टिकल 32 में आता है क्या? आर्टिकल 25 से 28 के अंदर आता है क्या? यहाँ पे आपको सिंपल सा क्या आंसर मिल गया होगा। राइट आर्टिकल 23 से 24 के अंदर क्या आता है? मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था। आर्टिकल 23 से 24 के अंदर हमारा क्या आता है? हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है। ठीक है, तो एक आंसर आपका, एक ऑप्शन आपका गलत हो गया। आप अगला ऑप्शन आपके पास में 19 से 22 है, यहाँ पे 32 है, 25 से 28 है। जल्दी आप इसका आंसर बताइए। यहाँ पे आंसर है आर्टिकल 19 से 22 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल मैं 19 के बाद आपको बता देता हूँ। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम के अंदर 6 हमारे क्या होते हैं यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से राइट है। ठीक है, सो आर्टिकल 19 के अंदर आता है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ द 6 राइट रिगार्डिंग फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, आप फ्रीडम ऑफ असेंबली भी आपको दिया गया है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मतलब आप फ्रीडम ऑफ असेंबली मतलब कहीं भी आप इकट्ठा हो सकते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको बोलने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मतलब आपको कहीं भी जाने का अधिकार दिया गया है, मूवमेंट का आपको अधिकार दिया गया है। आपको फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस मतलब आपको कहीं भी रहने का अधिकार दिया गया है। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन मतलब आप कोई भी अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हो। वो कौन सा आर्टिकल में आपको दिया गया अधिकार? आर्टिकल 19 के अंदर दिया गया है ना। आपको आर्टिकल 20 के अंदर क्या बोलता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्वेंशन ऑफ फॉर ऑफेंस, मतलब अगर आप कोई ऑफेंस हो गया तो उसको कन्वेंशन करने के लिए आपको आर्टिकल 20 आपको रिस्पेक्ट क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, आर्टिकल 20 में आपका क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आपका आर्टिकल 21 क्या बोलता है? आपको प्रोटेक्शन आपको देता है किसमें? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में। ठीक है, आर्टिकल 21
21A क्या है, हमको आप बताइएगा आर्टिकल 21A क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगला अगला देखते हैं 22 आर्टिकल क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द सर्टेन केसेस। आपको प्रोटेक्शन कौन देता है, आर्टिकल 22 देता है। किसमें, सर्टेन केसेस में अगर आपको अरेस्ट कर दिया जाता है तो बिना बताए आपको अरेस्ट अगर कर दिया जाता है तो आपको आर्टिकल 22 के तहत आपको प्रोटेक्शन मिलती है कि आपको 22 के तहत आपको प्रोटेक्शन दी जाती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको आर्टिकल यहाँ पे समझ आ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, राइट टू इक्वलिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम अंडर विच ग्रुप ऑफ आर्टिकल। राइट टू इक्वलिटी हमारा कौन से ग्रुप ऑफ आर्टिकल के अंदर आता है, बताइए। राइट टू इक्वलिटी किसके अंदर आता है, 23 से 24 भी हो गया हमारा राइट। क्या है हमारा 19 से 22 भी आपको एक्सप्लेन कर दिया थोड़ी देर पहले मैंने। आर्टिकल 14 से 18 क्या होगा, क्या आर्टिकल 25 से 28 होगा क्या। अब दो ऑप्शन में आपको बताना है, जल्दी से आप ऑप्शन बताइए क्या ऑप्शन है आपका। आर्टिकल 20 से 24 होना चाहिए क्या, आर्टिकल 19 से 22 होना चाहिए क्या, आर्टिकल 14 से 18 होना चाहिए क्या, आर्टिकल 25 से 28 होना चाहिए क्या। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हम लोग देख लेते हैं। करेक्ट आंसर क्या है हमारा, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में हमारा करेक्ट आंसर क्या हमारा, राइट टू इक्वलिटी किसके अंदर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 14 से 18 के अंदर में आता है। ठीक है, आर्टिकल 14 आपका क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आर्टिकल 14 हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब जो इक्वलिटी लॉ के आगे सबको समानता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल हमारा 15 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब किसी को भी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा रेस के बेस पर, कास्ट के बेस पर, आपको सेक्स के बेस पर और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर, मतलब जहाँ आपके पैदा हुए वहाँ उसके बेस पर, आपके रिलीजियस के बेस पर और आपकी जो भी रेसिज्म है उसके बेस पर और कास्ट के बेस पर आपको यहाँ पर कोई भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, जो कि आर्टिकल 15 के अंदर रखा गया है ना। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की आपको अपॉर्चुनिटी कौन प्रोवाइड करवाता है, यहाँ पर आर्टिकल 16 प्रोवाइड करवाता है। आपको इक्वलिटी दी गई पब्लिक अपॉर्चुनिटी को है ना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में लेने के लिए। अबॉलिशिंग ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, यहाँ पर क्या आर्टिकल 17 आपको बोलता है, यहाँ पर अबॉलिश करता है क्या, अनटचेबिलिटी को, और जो भी प्रैक्टिस होती है जैसे कि अदर एक्टिविटीज़ होती है जो डिस्क्रिमिनेशन करने का काम करती है, वो अबॉलिश कौन करता है, आर्टिकल 17 हमें यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है ना। आर्टिकल 18 हमारा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, एबॉलिशिंग द टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, यहाँ पर एबॉलिश करता है आर्टिकल 18 जो टाइटल्स होते हैं एक्सेप्ट, यहाँ पे देखना एक्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है इससे। एक्सेप्ट कौन सा आर्टिकल, मिलिट्री और एकेडमिक आर्टिकल, जो भी हमको जैसे कि आपको मिलिट्री में जो भी पोस्ट आपको दी जाती है, जैसे लेफ्टिनेंट हो गया, आपका कर्नल हो गया, आपकी बहुत सारी पोस्ट है, जैसे अदर में हो गया आपको IAS IPS जितनी भी आपको बनाई जाती है वो हमारी आपकी क्या है, एक आपको टाइटल दे दिया जाता है ना। सो जैसे कि फिर वो उसको छोड़कर जितने भी आपके टाइटल्स है वो टाइटल्स आपके हटा दिए जाएंगे यहाँ पर, है ना। अबॉलिश करने का आर्टिकल 18 में दिया गया है। ठीक है, आपको याद हो जाना चाहिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ये आर्टिकल्स। मैं इसकी एक सीरीज़ बना के लेके आऊँगा जिसमें कि आपको आर्टिकल बहुत अच्छे तरीके से पूरे याद करवा दूंगा, है ना। आपको पूरे आर्टिकल्स जितने भी आर्टिकल अभी तक बनाए गए आपको पूरे आर्टिकल याद करवा दूँ, जिससे आपकी आधी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम अंडर विच ग्रुप ऑफ आर्टिकल, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 3-4 तो एक्सप्लेन कर ही दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो। आर्टिकल 23 से 24 के अंदर आता है क्या, आर्टिकल 19 से 28 के अंदर आता है क्या, आर्टिकल 32 के अंदर आता है क्या, आर्टिकल 28 से 25 से 28 के अंदर आता है। आपको बताना है राइट टू जो फ्रीडम ऑफ रिलीजियस है, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो हमको बोला गया है यहाँ पर, मतलब आपको धर्म का जो धर्म होता है अपना, उसको फ्रीडम किस में कौन सा आर्टिकल को प्रोवाइड करवाता है यहाँ पर, बताइए जल्दी से। आर्टिकल 25 से 28 के अंदर आता है ये ना। इसका आंसर क्या है, सॉरी मैंने ऑप्शन यहाँ पर गलत कर दिया है ना, आप यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट कर दीजिएगा। आर्टिकल 25 से 28 के अंदर आता है ना, बाय माई मिस्टेक हो गया मैंने फ्रीडम ऑफ रिलीजियस के जगह आर्टिकल 25 से कौन से अंदर आता है यहाँ पर। हमारा आंसर राइट कौन सा है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 के अंदर क्या आता है हमारा, फ्रीडम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। ठीक है, मैं यहाँ पर आर्टिकल पढ़ देता हूँ। आर्टिकल 25 क्या कहता है हमारा, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस ऑफ फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजियस, मतलब आपको यहाँ पर
फ्री प्रोफेशन आपको अप्लाई कर, मतलब कोई भी आपका जो धर्म होगा उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। आपको फ्री प्रैक्टिस करने का, जो भी धर्म है आपका उसको प्रैक्टिस करने का आपको अधिकार दिया गया है। प्रोपोगेट करना आपको, मतलब आपको धर्म को फैला सकते हो, उसका अधिकार आपको कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल हमारा 25 देता है, ठीक है। उसके आगे हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजियस अफेयर जो होते हैं उसको मैनेज करने का काम आर्टिकल कौन सा देता है? आर्टिकल 26 हमको बोलता है कि आप अपने फ्रीडम को मैनेज कर सकते हो। किसमें? हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजियस को मैनेज करने का काम कौन करता है? आर्टिकल 26 के अंदर बोला गया है ना। जितने भी रिलीजियस अफेयर होते हैं उसको मैनेज करने का काम आर्टिकल 26 के अंदर आता है। फ्रीडम ऑफ पेमेंट एंड टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजियस, मतलब आपको फ्रीडम दी गई है कि आप पेमेंट ऑफ टैक्सेस, मतलब जो भी आपको फ्रीडम दी गई फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजियस, आप अपने रिलीजियस को प्रमोट कर सकते हो, है ना। यहाँ पे आर्टिकल 28 क्या बोलता है? फ्रीडम फॉर अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब आपको फ्रीडम दी गई है यहाँ पर कि आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप, मतलब कहीं भी आप अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बना सकते हो। यहाँ पर आपको कौन सा आर्टिकल यहाँ पर बोलता है? आर्टिकल 28 में बोला गया है ना। आप अपना एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट बना सकते हो, जो भी आप कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, जैसे कि पूरा उसमें गुरुकुल हुआ तो करते थे, मदरसे हो गए, यहाँ पर कुछ बहुत सारे स्कूल्स हो गए ना, जो क्रिश्चियन के स्कूल है, पर्टिकुलर रिलीजन होता है वो अपना अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पे ओपन कर सकता है। यहाँ पर आर्टिकल 28 के अंदर उनको राइट दिया गया है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। आपके मैं यहाँ पे फंडामेंटल राइट तो मैंने आपके कंप्लीट करवा दिए है ना, पर फिर भी मैं आपकी एक सीरीज लेके आ जाऊंगा जिसमें आपको फंडामेंटल राइट बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाए। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम अंडर आर्टिकल विच आर्टिकल ऑफ ग्रुप्स, कौन से आर्टिकल के अंदर कल्चर और एजुकेशनल राइट आते हैं? जल्दी बताइए, खत्म होने वाला है अब हमारा। आर्टिकल यहाँ पर 25 और 28 के अंदर आता है क्या? आर्टिकल 20 से 24 के अंदर आता है क्या? 14 से 18 के अंदर आता है क्या? आर्टिकल 29 से 30 के अंदर आता है क्या? सिंपल आंसर है, क्योंकि मैंने पहले 3 का आंसर मैंने पिछले भी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली इसका आंसर होना चाहिए डी। आर्टिकल 29 से 30 के अंदर हमारा क्या आता है? यहाँ पर कल्चर एंड एजुकेशनल राइट दिए गए, हमारे कल्चर और एजुकेशनल राइट दिए गए, ठीक है। यहाँ पर कल्चर क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ द माइनॉरिटीज, मतलब आर्टिकल 29 हमको क्या बोलता है? वो प्रोटेक्शन करता है हमारा लैंग्वेज को और स्क्रिप्ट, मतलब जो उसमें स्क्रिप्ट लिखी होती है, जो हमारे जैसे कि गीता हो गई, कुरान हो गई, जितनी भी हमारी बुक हो गई, बाइबल हो गई और गुरु ग्रंथ साहिब हो गई ना, उनको स्क्रिप्ट को बचाने का काम करता है। जो भी स्क्रिप्ट लिखी है, रिलीजियस स्क्रिप्ट होती है, उसको प्रोटेक्शन करने का काम करता है ना। लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करता है, कल्चर को ऑफ माइनॉरिटीज है ना, माइनॉरिटी के कल्चर को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? हमारा आर्टिकल 28। यहाँ पे मैंने इसके पहले आपको 28 आर्टिकल में थोड़ा सा बता दिया। अटेंडिंग, यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आपको और वर्शिप आपको अटेंड कर सकते हो, 28 आर्टिकल था। आर्टिकल 30 क्या बोलता है यहाँ पर? राइट ऑफ द माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आपको आर्टिकल 30 यहाँ पे आपको राइट मिलता है, राइट करता है आपको, आर्टिकल को देता है, माइनॉरिटीज को आर्टिकल देता है राइट यहाँ पर कि आप अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश कर सकते हो। माइनॉरिटीज को यहाँ पर देता है। 28 में क्या होता है कि कोई भी अपना फ्रीडम ऑफ रिलीजियस को अटेंड कर सकता है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को यहाँ पर पूछ सकता है, मतलब है ना, एजुकेशनल जो भी हो पूजा कर सकता है यहाँ पर आर्टिकल 30 आपको क्या बोलता है? जो माइनॉरिटीज को स्पेशल राइट देता है ना। जो आर्टिकल 30 स्पेशली किसके लिए? आर्टिकल 29 30 किसको स्पेशल राइट देते हैं? यहाँ पर माइनॉरिटीज को स्पेशल यहाँ पर राइट दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं हमारा क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम अंडर विच ग्रुप ऑफ आर्टिकल। यहाँ पर बोला गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है, वो कौन से ग्रुप ऑफ आर्टिकल के अंदर आते हैं? आर्टिकल 20 से 24 है क्या? आर्टिकल 19 से 22 है क्या? आर्टिकल 32 है क्या? आर्टिकल 25 से 28 है क्या? यहाँ पे आपको बताना है आर्टिकल, यहाँ पर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के अंदर ना। जल्दी इसका आप आंसर बताइएगा। आंसर इसका होगा हमारा आंसर सी, 32 इसका आंसर हमारा होगा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है उसके अंदर आता है, आर्टिकल 32 के अंदर आता है, ठीक है। आर्टिकल 32 क्या बोलता है यहाँ पर? राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग द रिस्ट हैबस कॉर्पस पेंडेमस प्रोहिबिशन सेरिटोरी क्यूवोरेंटो, है ना। यहाँ पर आपको अगर आपके फंडामेंटल राइट का में कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो यहाँ पे ना। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्वेश्चन पूछा था कि आर्टिकल 21A जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या काम करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है क्या अगेंस्ट द डिटेंशन ऑफ द सर्टेन केसेस में?
नहीं, यहाँ पर राइट टू एजुकेशन है क्या, आपको बताना है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या, इक्वलिटी बिफोर लॉ है क्या। चलिए यहाँ पर सिंपल आंसर है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए क्या, राइट टू एजुकेशन हमारा क्या है, आर्टिकल 21 के अंदर 21A के अंदर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 17 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किसके रिलेट करता है। चलिए बताइए आपको, आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर है क्या, यहाँ पर चाइल्ड लेबर को रोकने काम करता है क्या, इक्वलिटी बिफोर लॉ है क्या, लॉ के आगे सब इक्वल है क्या, यहाँ पे बताना है आपको। प्रोहिबिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी को रोकता है क्या, एबॉलिशिंग ऑफ टाइटल, क्या टाइटल को अबॉलिश करने का काम करता है क्या, आर्टिकल 17 यहाँ पे। इसका आंसर होना चाहिए यहाँ पर आर्टिकल क्या होगा हमारा, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। किसको काम करता है यहाँ पे, अनटचेबिलिटी को यहाँ पर प्रोहिबिट करता है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, आर्टिकल 18 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किसके साथ डील करता है, आपको बताना है। आर्टिकल जो 18 होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किसके साथ डील करता है, एबॉलिशिंग ऑफ अनटचेबिलिटी है क्या यहाँ पर, एबॉलिशिंग ऑफ टाइटल है क्या, एबॉलिशिंग ऑफ चाइल्ड लेबर है क्या, एबॉलिशिंग ऑफ इक्वलिटी। यहाँ पर आर्टिकल जो 18 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किसके साथ डील करता है, थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका आपको आंसर बताया था। एबॉलिशिंग ऑफ अनटचेबिलिटी है क्या, नहीं है। यहाँ पर एबॉलिशिंग ऑफ टाइटल है क्या, हाँ एबॉलिशिंग ऑफ टाइटल हमारा क्या है, आर्टिकल 18 है ना। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यहाँ पर क्या क्वेश्चन होना चाहिए हमारा, आर्टिकल 2 and 3 डील्स विद दी, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। आर्टिकल 2 and 3 किसका डील करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आता है क्या, नेम ऑफ द कंट्री है क्या, नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट है क्या, हाँ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट हमारा आर्टिकल 2 and 3 के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप बताना है कि कितने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कितने सुप्रीम कोर्ट में जज है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड करवाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ये आपका आंसर है, आपको ये बताना है ना। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब माई चैनल ओके। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अगर कोई इसमें आपको अगला कोई टॉपिक्स आपको बताना है तो आप सजेस्ट कर सकते हो। जितने भी मैंने क्वेश्चंस के आपको आंसर पूछे, आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर आप बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।